अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ J&K, दैट इज़ एमरजेंस एंड आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये यूजी 6 सेमेस्टर के सिलेबस में आता है, कश्मीर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस। और इसके अलावा जो है पीजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। और साथ ही जितने भी कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो अब तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करेंगे, ये जनरल स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस, हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एमरजेंसी एंड आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको बनाया था बेसिकली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, जो इसका फाउंडर माना जाता है, फादर ऑफ नेशन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये ऑल इंडिया जॉइंट नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। सो फार एज द ओरिजिन ऑफ द रीजनल पार्टी इज कंसर्नड, ये महाराजा हरी सिंह के दौर में बनी थी। जब महाराजा हरी सिंह यहाँ एक डोगरा रूलर था तो उसी के ज़माने में एक मूवमेंट यहाँ पे शुरू हुई, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मूवमेंट, या जिसको पॉलिटिकल अवेकनिंग कहा जाता है। तो पहली बार यहाँ कश्मीर के लोग यूनाइट हुए और उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बाद में इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम जो चेंज हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस में चेंज हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हुई थी ड्यूरिंग दिस 1931, जो 13 जुलाई का वाक़ा हुआ था, जिसमें 22 लोगों की शहादत हुई थी। तो उसके बाद यहाँ के लोगों ने ऑर्गेनाइज होकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और बाद में इसी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कन्वर्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो इसलिए अगर हम हिस्ट्री ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस या एमरजेंसी ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उससे पहले हमें समझना होगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस क्या थी। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली थी, कश्मीर के मुसलमानों ने बनाई थी। इसमें हिंदू या बुद्धिस्ट या डोगराज नहीं थे, बल्कि ये एक मुसलमानों की पार्टी थी जिसका मकसद था कश्मीर के लोगों को यूनाइट करना। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो था इसका मेन फाउंडर था, जिसने इस पार्टी को बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने मासूस को यूनाइट किया। तो ये जो बेसिकली मूवमेंट थी 1932 में ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी थी, और उसके बाद 1939 में इसको कन्वर्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस में। वो रीज़न ये था कि जो नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी इसमें हिंदू और जो डोगराज थे या जो बुद्धिस्ट थे वो रिलेक्टेंट थे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो पार्टी है मुसलमानों की पार्टी है, इसलिए हमें इसमें कोई मुकाम नहीं है। इसलिए टू ओपन द डोर्स फॉर द नॉन मुस्लिम्स एंड अदर कम्युनिटीज़, द नेम ऑफ नेशनल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज चेंज्ड इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसलिए इसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी जिसमें हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए दरवाज़ा खोला गया और जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज़ थी उनको रिप्रेजेंट करने का। हालांकि इसको काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि शेख अब्दुल्ला ने ये क्यों किया, क्योंकि हम मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो सेक्युलर आइडियोलॉजी का फॉलोवर था। तो उसका कहना था कि कश्मीर जो है सिर्फ मुसलमानों का नहीं, बल्कि यहाँ पे पंडित लोग रहते हैं, यहाँ पे बुद्धिस्ट रहते हैं, यहाँ पे डोगराज रहते हैं, इसलिए हमें मिलजुल के एक साथ महाराजा हरी सिंह के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, ये लड़ाई कश्मीर के हर एक शहरी की है। क्योंकि महाराजा हरी सिंह जो था ये एक ऐसा रूलर था जिसके एंसेस्टर्स ने कश्मीर को खरीदा था। महाराजा गुलाब सिंह की अगर हम बात करें तो ये उसका एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, एक डिक्टेटर था, जो यहाँ की कम्युनिटीज़ को टॉर्चर करता था, इनके साथ बहुत ज़्यादा जाति करता था, इसलिए कोई यहाँ पे लोगों को डेमोक्रेसी नहीं थी। तो महाराजा हरी सिंह के खिलाफ जो है ये मूवमेंट शुरू हो गई और इस मूवमेंट का नाम पड़ गया पॉलिटिकल अवेकनिंग। और साथ ही जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनी तो इसका नाम चेंज करके जब इसको रखा गया, ये बेसिकली 11 और 12 जून को एक सेशन बुलाया शेख अब्दुल्ला ने 1939 में, पत्थर मस्जिद जो श्रीनगर के अंदर है, डाउनटाउन के अंदर एरिया में, वहीं पे बुलाया गया। और वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने ये डिसाइड किया कि इसका नाम चेंज करना ज़रूरी है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम चेंज करके इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया। और साथ ही जो इसका फ्लैग था, ग्रीन कलर का फ्लैग, उसको रेड में कन्वर्ट किया गया, और बीच में जो है उसमें जो पुलो रखा गया। तो इसलिए ये जो है आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपको फ्लैग यही मिलेगा, रेड फ्लैग, जिसके बीच में जो है किसानों की एक निशानी है। क्योंकि बेसिकली शेख अब्दुल्ला का कहना था कि जो यहाँ पे किसान है उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है, तो ये किसानों की मूवमेंट थी, क्योंकि किसानों को बहुत ज़्यादा जो है टैक्स देना पड़ता था, और लैंड टू टिलर का कानून भी अभी तक नहीं बना था, जागीरदाराना निज़ाम था। इसीलिए इसके बीच में ये हल का निशान भी रखा गया, जो आज भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बाद जब नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी तो शेख अब्दुल्ला इसका लीडर बना। शेख अब्दुल्ला को डिसाइड किया गया, सभी लोगों ने इसका प्रेसिडेंट बना दिया, और उसके बाद जो है ये पार्टी आगे बढ़ी, और आगे जाके इसमें काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया, जिसमें चौधरी गुलाम हुसैन अब्बास या बाकी जो मिर्ज़ा अफजल बेग वगैरह थे। तो इन सब का काम कहना ये था कि हमें जो है इस फ्रीडम मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, और इसलिए जो ये फ्रीडम मूवमेंट यहाँ पे शुरू हो गई, इसलिए इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप
लीडरशिप थी, तो इस वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाइड कर रहा था सेंटर में इंडियन नेशनल कांग्रेस, और उसी की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी क्लोज कोऑपरेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और फ्रीडम मूवमेंट जो वहाँ पे इंडिया पे चल रही थी तो यहाँ कश्मीर में भी यही चल रही थी, सेम दोनों का पर्पज़ था। बाद में 1948 से लेकर 1953 तक जो है शेख अब्दुल्ला ने जो है ही हेडेड द गवर्नमेंट फॉर्मर बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो पहली बार जब कश्मीर के अंदर गवर्नमेंट बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी, जिसमें शेख अब्दुल्ला यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना 48 से लेकर 53 तक। लेकिन बाद में कुछ ऐसी इवेंट्स हुए जिसकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स खड़े हो गए, जिस वजह से शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया और साथ ही उसके क्लोज फ्रेंड मिस्टर अफजल बेग को भी अरेस्ट किया गया और इनको जेल के अंदर बंद रखा गया, और इनकी एब्सेंस में यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनाई गई जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से यहाँ पे लाए। और इस दौर जो था ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बड़ा हेक्टिक दौर था, क्योंकि जितने भी वर्कर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस उनको जेल में डाला गया या उनको सप्रेस किया गया या उनको मजबूर किया गया कि वो प्रेजेंट गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करे। तो शेख अब्दुल्ला जेल में था, तो यहाँ पर जो है अफजल बेग को भी जेल में डाला गया, और बाद में गुलाम मोहम्मद शाह जिसको हम बख्शी साहब को यहाँ पे जो है हेड बनाया गया, और उसके बाद जो है मिस्टर शमसुद्दीन को लाया गया, बाद में GM सादिक को लाया गया। तो इसके बाद ये कंटिन्यू प्रोसेस रहा 75 तक। 75 में जो है एक अकॉर्ड हुआ, इंदिरा शेख अकॉर्ड जिसको बोलते हैं, जिसकी वजह से शेख अब्दुल्ला को रिलीज़ किया गया और उसको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो लेकिन शेख अब्दुल्ला हैप्पी नहीं था, वो चाहता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और 1953 का जो पोजीशन है वो मुझको वापस मिले। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, और इसी बीच उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ के बाद जो है यहाँ पर शेख अब्दुल्ला के बाद जो है उसका बेटा फारूक अब्दुल्ला यहाँ जो है चीफ मिनिस्टर बन जाता है। लेकिन अगेन 1984 में एक स्प्लिट हो जाता है पार्टी के अंदर, जब जो है गुलाम मोहम्मद शाह जो है यहाँ पे कुछ मेंबर्स को अपने साथ लेकर नई गवर्नमेंट बनाता है। और 87 में जब इलेक्शन हो जाता है तो उस वक्त जो है फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाती है, लेकिन साथ ही यहाँ पे गवर्नर रूल जो है लागू किया जाता है। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है नेशनल कॉन्फ्रेंस की 1939 से लेकर जो हमने देखा 1989 तक, और बाद में यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू हो गई, फिर गवर्नर रूल आया, और फिर अगेन जो यहाँ पे इलेक्शन हुए, फिर अगेन नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई। और एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर एक वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी है, पॉपुलर पार्टी है, और ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी मानी जाती है, जो इस वक्त इलेक्शन की तैयारी में लगे हैं। अगर हम आइडियोलॉजी और प्रोग्राम्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से एक सेक्युलर, एक सोशलिस्ट और एक नेशनलिस्ट पार्टी रही है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब को मिलकर काम करती है, और इनका मेन एजेंडा है जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करना। और साथ ही अगर हम इनकी आइडियोलॉजी की बात करें तो आर्टिकल 370 को जो आजकल तो है स्क्रैप हो चुका है, लेकिन इसकी वापसी के लिए या इसको प्रोटेक्शन के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। और 1953 वाली पोजीशन पे भी ये, जिसको ऑटोनॉमी का नाम भी देते हैं, उसके ऊपर भी इनका एजेंडा है। यानी कुल मिला के अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक नेशनल पार्टी है जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और नेशनलिज्म पे बिलीव करती है, जिस तरह इंडियन नेशनल कांग्रेस बिलीव करती है। और साथ ही इसके बाद अगर हम देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहले से एजेंडा रहा है कि जो 1939 से बनी है, तब से ही इनका ये मिशन रहा है कि हम एक स्टेट को एक डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और सोशलिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं, और जहाँ पर प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी और सेकुलर कैरेक्टर हमेशा दिखेगा। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पार्टीज़ है, इसमें नेशनल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन में एक साथ पॉपुलर है। और साथ ही जितने भी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट्स है, वो सारे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिला मजहब मिलत जो है ज्वाइन करते हैं, और पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी ज्वाइन करते हैं। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, चाहे शेख अब्दुल्ला हो या फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला की हम बात करें, वो एक सेकुलर लीडर माने जाते हैं जो हर एक रिलीजन के पे बिलीव करते हैं और हर रिलीजन को फॉलो भी कभी। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि जो एमरजेंसी एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल नेशनल पार्टी कॉन्फ्रेंस है वो 1939 से शुरू होता है, और आज 2023 में जो है अभी तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक पार्टी है पूरी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जो एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और जिसकी बेस जम्मू, लद्दाख और कश्मीर और गाँव शहर हर जगह पाई जाती है। लेकिन इस पार्टी की जो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस के तर्ज पे है। दैट इज़ वाई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस पहले से इनके ऊपर रहा है, और आज भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्फ्लुएंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर है। तो ये टॉपिक आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर हमने कोई पे गलती की हो तो आप हमें वो सही करें, क्योंकि हिस्ट्री की बात होती है, हिस्टोरियन डिफरेंटली लिखते हैं, तो उसी के हिसाब से हमने पेश किया है। तो आगे भी इंशाल्लाह हमारी सीरीज जारी रहेगी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही चैनल पर जो है अपनी लाइक, अपनी कॉमेंट ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।